हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम अल्काइन को डिस्कस करेंगे और मैंने सोचा कि मैं बुक रीडिंग से ये आपके लिए लेक्चर्स बना दूं। तो इसमें हम जो है वो बुक के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम कवर करेंगे और बुक रीडिंग को हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें बुक के अंदर लिखी हुई हैं। तो यहाँ से ही हम सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। अल्काइन ये हाइड्रोकार्बन हैं और हाइड्रोकार्बन आपको पता है ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। अब इनके अंदर एक खास चीज़ है कि इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है बिटवीन टू कार्बन एटम। अब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड मौजूद होंगे एक कार्बन के और दूसरे कार्बन के बीच में। जब ये तीन बॉन्ड हो जाएंगे तो बाकी एक वैलेंसी बचती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हाइड्रोजन एक अटैच होगा। तो ये एक अल्काइन कहलाता है। और अल्काइन हमेशा एक कार्बन वाला कभी भी अल्काइन नहीं हो सकता। यहाँ पर अल्काइन दो कार्बन वाला मौजूद है और इसका नाम हम इथाइन कहते हैं। तो इथाइन और तीन कार्बन वाला जो अल्काइन होगा उसे हम प्रोपाइन कहते हैं, चार कार्बन वाले को हम ब्यूटाइन कहते हैं। तो ये इस तरह से। और जो फर्स्ट अल्काइन है जिसे हम इथाइन कहते हैं, तो इथाइन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब इथाइन का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो एक ये जो कार्बन है, इस कार्बन और इस कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है कि ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज है। जब भी एक कार्बन तीन बॉन्ड बना रहा होता है तो वो sp हाइब्रिड होता है। और sp हाइब्रिड का मतलब है उसमें एक जो है वो s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में ओवरलैप हो रहे होंगे और ये दोनों आपस में मिक्स होकर दो जो है वो sp ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो ये दो sp ऑर्बिटल्स बन चुके हैं। अब इस ऑर्बिटल को हम sp कहेंगे और इस ऑर्बिटल को भी हम sp ऑर्बिटल कहेंगे। तो ये इस तरह से होता है। और उसके बाद स्ट्रक्चर को हम देखें तो इथाइन का स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले ये फर्स्ट मेंबर है अल्काइन फैमिली का और इसके अंदर दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। और उसके बाद ईच कार्बन हैज़ दोनों ईच कार्बन हैज़ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हर कार्बन के अंदर दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर ये आपने देख लिया कि हर कार्बन के बीच में दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब ये दो sp2 जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये बाकी इनमें जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बच जाते हैं वो pz एंड py होते हैं। ठीक है, तो py और pz। अब देखें, हमें पता है कि p वाला जो ऑर्बिटल है उसके अंदर तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। p वाला जो सबशेल है उसके अंदर तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है px, दूसरा होता है py और तीसरा होता है pz। तो हमें पता है कि एस एंड पी के साथ, एस के साथ जो है वो सिर्फ एक ही पी जो है ऑर्बिटल वो मिक्स हो रहा है। बाकी ये दो जो पी जेड है और पी वाई है ये दोनों ऑर्बिटल्स नहीं मिक्स होंगे। तो ये दोनों यहाँ पर बाकी बच जाएंगे। और ये अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स हैं ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो पाई बॉन्ड नहीं बना रहे होते। तो टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म टू सिग्मा बॉन्ड। दो जो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, कौन से, यहाँ पर sp वाले जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और बाकी जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं दो कार्बन के बीच में। और पाई बॉन्ड हमेशा पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। इसका मतलब है इसमें ये p वाला जो ऑर्बिटल होगा ये p वाले कुछ इस तरह से मौजूद होंगे और ये इस तरह से साइड में ओवरलैपिंग करेंगे और ये पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। हैंस द शेप इज़ लीनियर, और इसीलिए शेप जो होगी इसकी वो लीनियर होगी और 180 डिग्री मौजूद होगा। तो इसमें जो शेप होती है कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में वो लीनियर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बन है और ये इसके बीच में तीन बॉन्ड है। अब देखें इसका जो बिल्कुल शेप है वो लीनियर है और इसका जो एंगल होगा वो कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो बिल्कुल ही लीनियर इसका शेप है यहाँ पर। अब इसका यहाँ पर हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे। बॉन्ड एंगल जो इसकी है वो कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में 120 एंगस्ट्रॉन है, 1.20 एंगस्ट्रॉन। तो ये इसकी बॉन्ड एंगल है। और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ जो है ये हमेशा ये होती है। और जो डबल बॉन्ड है उसकी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉन और जो सिंगल बॉन्ड होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन। अब देखें सबसे जो बॉन्ड लेंथ जो सबसे ज़्यादा है वो सिंगल बॉन्ड की है और उसके बाद सेकंड में डबल बॉन्ड की है और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर जो कार्बन और कार्बन है ये दोनों आपस में करीब आ जाते हैं और इनके बीच में एंगल कम हो जाता है। अब आप देखेंगे तो एक ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है इसको आप यहाँ पर देख लें कि इसमें पहले तो ये एक कार्बन और दूसरे कार्बन का ये फर्स्ट दो जो है ऑर्बिटल्स हैं और ये दो ऑर्बिटल sp ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये
दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, और दूसरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। दोनों कार्बन के दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। और तीसरा हमारे पास जो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि एक यहाँ पर ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और ये दूसरा ग्रीन वाला अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ये रेड वाला जो है, ये रेड वाला PZ है, और ग्रीन वाला जेड वाला PY है, ग्रीन वाला PZ है। मतलब कि ये एक्सेस के ऊपर है। Z वाला जो है ये Z एक्सेस पे, और PY वाला जो है ये Y एक्सेस पे, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर ये आपस में इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे, और जो Z वाले हैं ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, Y वाले आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। और इसमें 3 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। एक तो है ये वाला बॉन्ड जो PY और PY के बीच में मौजूद है, और दूसरा है PZ और PZ के बीच में जो मौजूद है वो बॉन्ड है। और तीसरा जो है ये यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है जो दो कार्बन के बीच में है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन के बीच में और दूसरे कार्बन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसका, जो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे, और यहाँ पर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइन में अल्काइन सबसे पहले कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं, और ये गैसेज होते हैं। इसमें जो एसिटिलीन है, अब जो इथाइन है उसे हम एसिटिलीन भी कहते हैं, और एसिटिलीन ये एक गैस है और इसकी गार्लिक लाइक ऑर्डर है। मतलब कि जो आपके पास लहसुन होती है उसकी तरह इसकी खुशबू है, और बाकी जो यहाँ पर इसका कलर है वो कोई नहीं होता, ये कलरलेस गैस है। उसके बाद यहाँ पर ये जो अल्काइन है ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। जब भी कोई नॉन पोलर गैस है या फिर नॉन पोलर कंपाउंड है वो हमेशा इनसॉल्युबल होगा वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर सिर्फ पोलर कंपाउंड्स ही डिसॉल्व होते हैं। अब एसिटिलीन ये क्या है, नॉन पोलर है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं। इसके अंदर जो बॉन्ड है वो कौन से हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो इसीलिए ये नॉन पोलर है और इनसॉल्युबल है। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बिल्कुल ही कम है, इसीलिए यहाँ पर ये नॉन पोलर होंगे। और जब नॉन पोलर होंगे तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्योंकि पोलर नहीं है, नॉन पोलर हैं, तो नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर ही डिज़ोल्व होता है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये हाइड्रोकार्बन जो अल्काइंस हैं ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये इस तरह से ये कंडीशन होती है। और यहाँ पर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उसमें एसीटोन है और ईथर है या इथाइल एसीटेट है। इन सॉल्वेंट के अंदर अल्काइन डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है, तो इसके अंदर सॉल्यूबल हैं। उसके बाद बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ये इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। जिस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते हैं, मतलब कि अगर हम इथाइन को देखेंगे तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगी, लेकिन अगर हम प्रोपाइन को देखेंगे तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर 3 कार्बन है, ठीक है। तो अगर हम प्रोपाइन के बाद अगर हम ब्यूटाइन को देखेंगे तो उसकी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, तो उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इससे भी ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा हम ज़्यादा बड़े हाइड्रोकार्बन्स को देखेंगे, बड़े अल्काइंस को देखेंगे, तो उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल अल्काइंस, ठीक है। तो ये इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के साथ इंक्रीज़ करती है। उसके बाद है फर्स्ट 3 मेंबर्स जो है वो गैसेस हैं, मतलब कि जो इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, ये गैसेस हैं। बाकी जो नेक्स्ट 12 मेंबर्स हैं वो सारे लिक्विड्स हैं। उसके बाद पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ये सारे जो है वो जितने भी जैसे लेंथ चेन की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी, तो वो सारे लिक्विड्स होंगे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी जिसकी वजह से वो लिक्विड्स बन जाते हैं। तो बाकी के जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो लिक्विड होंगे, सिर्फ 3 मेंबर फर्स्ट वाले जो हैं वो गैसेस होंगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। तो अल्काइन की प्रिपरेशन के अंदर हम देखते हैं कि इनको हम किस तरह से बना सकते हैं। तो अल्काइन को सिंथेसाइज किया जाता है मेनली एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू। एलिमिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई ना कोई कंपाउंड, कोई ना कोई एटम जो है वो रिमूव हो रहे होते हैं कुछ कंपाउंड से। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल के अंदर से हम हाइड्रोजन को रिमूव करवा देंगे। तो ये जब ये हाइड्रोजन को हम रिमूव करवाएंगे यहाँ से, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, तो अल्काइन बन जाएगा। तो ये किसी भी चीज़ की अगर हम रिमूवल करा रहे हैं किसी कंपाउंड से, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो अब यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें रिमूवल ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है एडजेसेंट कार्बन से, मतलब 2 बराबर वाले कार्बन के साथ से जो है ये कोई ना कोई कंपाउंड रिमूव होगा, कोई ना कोई एटम रिमूव होगा, और एटम के रिमूव होने की वजह से वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा
और एक अल्काइन बन जाएगा। तो इस तरह से इसकी प्रिपरेशन की जाती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहला जो प्रिपरेशन का मेथड है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है। अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है कि हम डी का मतलब हमेशा होता है रिमूवल, तो अगर हम डीहाइड्रेशन कर रहे हैं तो मतलब वाटर को रिमूव कर रहे हैं, डीहाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, और अगर हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है हाइड्रोजन को भी रिमूव कर रहे हैं और हेलोजन को भी रिमूव कर रहे हैं। अब एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड हम उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें एक तो वो डाइहैलाइड हो, डाइहैलाइड का मतलब है उसके अंदर 2 हैलोजन एटम मौजूद हो। तो अगर हम यहाँ पर ये एक कंपाउंड ले रहे हैं जिसके अंदर 2 हैलोजन एटम हैं, यहाँ पर भी हैलोजन है और यहाँ पर भी हैलोजन है। अब इसके अंदर दूसरे तो हाइड्रोजन एटम होंगे, तो यहाँ पर है ये हाइड्रोजन एटम है। अब विसिनल का हमेशा मतलब ये होता है कि 2 एडजेसेंट कार्बन, एक ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन, दोनों कार्बन बराबर वाले कार्बन है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में अगर इन दोनों कार्बन पर अगर ये हैलोजन एटम मौजूद है तो ये विसिनल है। तो ये विसिनल डाइहैलाइड है, मतलब इन दोनों कार्बन, दोनों बराबर वाले कार्बन के साथ क्या मौजूद है, हैलोजन का एटम मौजूद है। अब इससे हम क्या करेंगे कि इससे हम रिमूव करवा देंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होंगे, तो इससे हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, मतलब कि हम हेलोजन को भी रिमूव करेंगे और हाइड्रोजन को भी रिमूव करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब इसके लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसा एक कंपाउंड यूज़ करते हैं और अल्कोहलिक मीडियम के अंदर, मतलब जो मीडियम हम रखते हैं वो अल्कोहल रखते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, 2 हेलोजन एटम रिमूव होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं, दोनों बराबर वाले कार्बन के साथ, एडजेसेंट कार्बन के साथ ये रिमूव होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास अल्काइन बन जाता है। अब आप देख रहे हैं ये 2 स्टेप में हो रहा है, ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप, इन दोनों स्टेप के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले आपके पास एक है विसिनल डाइहैलाइड और इस डाइहैलाइड का नाम है 1,2 डाइब्रोमो इथेन, या फिर हम इसे कह सकते हैं इथेन डाइब्रोमाइड। ठीक है, तो डाइहैलाइड ऐसे ही होता है, इथेन डाइब्रोमाइड है क्योंकि इसके अंदर 2 हैलोजन के एटम मौजूद हैं। अब जब हमने इसको KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया है तो क्या होगा कि ये पोटेशियम जो है ये यहाँ से पहले तो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके KBr बना लेगा जिसका नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये पोटेशियम जो है ये यहाँ से ब्रोमीन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जबकि ये OH जो है ये दूसरे कार्बन में से यहाँ से ये दूसरे कार्बन में से जो है ये क्या ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा। मतलब कि एक पोटेशियम ने जो है ये क्या किया, ब्रोमीन को ले लिया और OH ने जो है ये हाइड्रोजन को ले लिया यहाँ से। ठीक है, तो 2 ये निकल गए और इसकी वजह से क्या हो गया कि दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, और जब वैलेंसी फ्री हो जाती है तो ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो इन दोनों कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर क्या बन गया, ये एक ब्रोमीन फिर से मौजूद है और ये बन गया ब्रोमाइड। ठीक है, तो कौन सा ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड इसे हम कहते हैं। ये इथीन का एक ब्रोमाइड है, इसे हम इथीन ब्रोमाइड भी कहते हैं और विनाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं। जब भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद हो और उसके साथ कोई ना कोई एक हैलोजन मौजूद हो तो वो विनाइल ब्रोमाइड या फिर विनाइल हैलाइड कहलाता है। तो ये विनाइल ब्रोमाइड है। अब विनाइल ब्रोमाइड और साथ में जब एक OH ने जो है, इस OH ने एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लिया तो ये वाटर बन गया और यहाँ से वाटर भी रिमूव होगा और यहाँ पर विनाइल ब्रोमाइड बन गया। अब भी हमें अल्काइन नहीं मिला, तो अल्काइन को हम हासिल करने के लिए हम दोबारा से KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं। और याद रहे ये जो मीडियम होगा ये हमेशा अल्कोहल हम यहाँ पर रखेंगे, तो अल्कोहलिक मीडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अब फिर से ये पोटेशियम जो है ये दूसरा यहाँ पर ब्रोमाइन ले लेगा और यहाँ पर जो OH है ये दूसरा हाइड्रोजन ले लेगा और यहाँ पर फिर से तीसरा बॉन्ड बन जाएगा, तो ये एक अल्काइन बन जाएगा। और ये इथाइन यहाँ पर बन चुका है और इथाइन इस तरह से बन जाता है और यहाँ पर KBr और साथ में वाटर दोबारा से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से ये रिएक्शन होगा और हमें इसमें से क्या बनाना है, 1,2 डाइहैलाइड से हमने बना लिया है इथाइन या फिर अल्काइन। नेक्स्ट रिएक्शन है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। अब टेट्राहैलाइड का मतलब है जिसके अंदर 4 हैलोजन एटम मौजूद हो वो टेट्राहैलाइड कहलाता है। अब इस कंपाउंड के अंदर आप देख रहे हैं कि 4 जो है ब्रोमीन के एटम मौजूद हैं, तो ये टेट्राहैलाइड या टेट्राब्रोमाइड हम कहेंगे। अब टेट्राहैलाइड जब हम जिंक डस्ट से इसका रिएक्शन कराते हैं, अब हम जिंक डस्ट यानी कि जिंक जो है वो पाउडर फॉर्म में होगा, उस जिंक से हम इसका रिएक्शन करवाएंगे और वो एक अल्काइन बनाएगा। अब जिंक की वैलेंसी जो होती है वो +2 होती है। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा कि ये 2 ब्रोमीन को एक साथ ले लेगा और यहाँ से ये दो ब्रोमीन रिमूव हो जाएंगे, तो ये जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा ZnBr2।
तो जब ये दोनों की वैलेंसी, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी तो ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे और इसकी वजह से यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। दोनों, अब देखें 2 ब्रोमीन फिर से मौजूद हैं, सिर्फ 2 ब्रोमीन रिमूव हैं, टोटल 4 ब्रोमीन थे, अभी 2 ब्रोमीन दोबारा से मौजूद हैं। तो ये सेकेंड स्टेप में यहाँ पहले बना, क्या बना, 1,2 डाइब्रोमो इथेन बना, और अब दूसरे स्टेप में फिर से ये जिंक यहाँ से दोबारा से 2 ब्रोमीन को रिमूव करेगा और इसकी वजह से ये तीसरा बॉन्ड बना लेंगे, जिसकी वजह से ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और एक इथाइन बन जाएगा और फिर से एक जिंक ब्रोमाइड रिलीज़ होगा। तो ये 2 स्टेप में ये टेट्रा हैलाइड से भी हम ये बना सकते हैं। तो ये थे 2 रिएक्शंस जिससे हम अल्काइन को बनाते हैं। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन। अब टर्मिनल अल्काइन का मतलब क्या है कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड किसी साइड पर मौजूद हो, अब देखें ये अगर कोई बड़ा एक कंपाउंड है तो इसके अंदर अगर ये ट्रिपल बॉन्ड साइड पर मौजूद है तो ये टर्मिनल अल्काइन कहलाता है। और इस टर्मिनल अल्काइन के अंदर एक ख़ास प्रॉपर्टी आती है जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। अब इस ये एसिडिटी किस तरह से ओरिजिनेट होती है और कितने एसिडिक नेचर होती है इनकी, इसको हम यहाँ पर इस टॉपिक में देखेंगे। हाइड्रोजन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ इथाइन 1 प्रोपाइन 1 ब्यूटाइन। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड साइड पर मौजूद हो, एंड पर मौजूद हो, वो टर्मिनल अल्काइन कहलाते हैं। जैसे इथाइन है या फिर 1 प्रोपाइन है, 1 ब्यूटाइन है। तो ये एक्चुअली वीक एसिड्स होते हैं। अब वीक एसिड क्यों होते हैं तो उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। जो sp hybridization of carbon in the terminal alkyne such as इथाइन results in the slightly acidity। अब ये जो sp इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है, आपको पता है जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है वो sp हाइब्रिड होता है। अब sp हाइब्रिड के अंदर एक s और एक जो है वो p ऑर्बिटल मौजूद होता है। अब ये जो sp हाइब्रिड है ये एक्चुअली थोड़े सी एसिडिटी, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं क्योंकि इसमें 50% s कैरेक्टर है और बाकी का जो है 50% वो p कैरेक्टर है। 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर होता है इस ऑर्बिटल के अंदर जो sp ऑर्बिटल है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर स्लाइटली जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ऑर्बिटल हो जाता है। जो sp ऑर्बिटल है ये स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। इट काजेज द हैलोजन एटम अटैच टू बी स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इस ऑर्बिटल की वजह से, क्योंकि ये स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर इस ऑर्बिटल से जो हाइड्रोजन एटम अटैच होगा वो हाइड्रोजन जो है ये स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इस पर स्लाइटली जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और इस पर स्लाइटली जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी तो इस वजह से ये जो है पोलरिटी इसकी जनरेट हो जाएगी। मतलब कि ये मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा और वीकली पोलर हो जाएगा और इसकी वजह से यहाँ पर जो इनका बॉन्ड है ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से और इनकी sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पर अगर कोई बेस आता है तो वो इजीली हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल सकता है और जब भी हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इसका मतलब है वो कंपाउंड एसिडिक इन नेचर होता है। तो क्योंकि वो बेस को एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन दे रहा है तो इसका मतलब है वो बेस है और इसीलिए वो एसिडिक इन नेचर है। मतलब कि जो टर्मिनल अल्काइन है वो एसिडिक इन नेचर हैं। अब इसकी वजह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईथेन है उसके अंदर कितना एस कैरेक्टर है। तो इसकी ईथेन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसके अंदर जो p है वो p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, s का 1 ऑर्बिटल है। तो s का जो कैरेक्टर है इसके अंदर s कैरेक्टर वो 25 बनता है क्योंकि यहाँ पर 3 p के ऑर्बिटल हैं और सिर्फ एक ही s का ऑर्बिटल है। तो p का जो s का जो परसेंटेज है वो 25 बनता है। जबकि ईथीन के अंदर जो s का परसेंटेज है वो 33 बनता है क्योंकि 2 p के ऑर्बिटल हैं और एक s का ऑर्बिटल है, तो इसका 33% बनता है। अब इथाइन के अंदर जो sp है जो sp ऑर्बिटल है इसके अंदर 50% s का कैरेक्टर है। जितना ज़्यादा s का कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा उसकी जो है वो पोलैरिटी होगी। तो जो अल्काइन है वो सबसे ज़्यादा पोलर हैं और जो अल्कीन हैं वो कम पोलर हैं और इथाइन सब अल्केन जो है वो सबसे कम पोलर है। ठीक है, तो इनकी जो पोलैरिटी है वो सिर्फ हमें अल्काइन के अंदर शो होती है, बाकी जो है वो उनकी पोलैरिटी बहुत ही कम होती है, मतलब कि होती ही नहीं है। बाकी जो है वो पोलर नहीं होते। अल्काइन बहुत ही कम पोलर होते हैं, उसकी वजह से वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब ये टर्मिनल अल्काइन की जो एसिडिक नेचर है ये हम चेक कर सकते हैं कि ये वाकई ही एसिडिक हैं या नहीं हैं।
तो इसलिए हम उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से जो है वो रिएक्ट कराते हैं। अब आपको पता है कि मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जब भी उनको एसिड से हम रिएक्ट कराते हैं तो वो जो है वो एक साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो हम इनको मेटल से जो है वो जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ से देखें क्या बन रहा है। ये हमने AgNO3 से रिएक्ट करवाया, तो ये जो Ag आयन्स हैं, मतलब कि पॉजिटिव आयन्स हैं, सिल्वर आयन्स, ये क्या करेंगे, ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे और ये दूसरे हाइड्रोजन को भी यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो हाइड्रोजन को इजीली इस मेटल ने एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब है ये जो अल्काइन था ये एसिडिक इन नेचर था। तो इस वजह से यहाँ पर आपके पास जो बनेगा वो सिल्वर एसिटिलाइड बन जाएगा, मतलब कि इस कार्बन के साथ भी Ag लग जाएगा और इस कार्बन के साथ भी सिल्वर जो है वो लग जाएगा और यहाँ से वाटर, दो हाइड्रोजन जो निकले थे वो वाटर बना लेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। और यहाँ से दोबारा अगर हम कॉपर क्लोराइड से भी रिएक्शन कराते हैं तो भी ऐसा होगा कि ये हाइड्रोजन जो है ये रिमूव हो जाएगा। अगर ये मेटल ये हाइड्रोजन रिमूव कर पा रहा है तो इसका मतलब है ये एसिडिक इन नेचर है। यहाँ पर ये जो अल्काइन है ये एसिडिक इन नेचर है। तो ये दोनों रिएक्शंस जो है ये एसिडिक नेचर को कंफर्म कर रहे हैं कि वाकई जो अल्काइंस हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। सिंस सिल्वर एसिटिलाइड एंड कॉपर एसिटिलाइड अपीयर इन द प्रेसिपिटेट्स, these reaction are often used to identify the terminal alkynes। अब ये जो रिएक्शंस होते हैं ये आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आते हैं, क्योंकि ये वाइट पीपीटी बना रहे हैं, प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, और ये रेड पीपीटी बना रहा है। और ये प्रेसिपिटेट जो होते हैं ये सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं, सॉल्यूशन के बॉटम में आ जाते हैं, और इसलिए हमें आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी होती है। अगर टर्मिनल अल्काइन होगा तो ये पीपीटी बन जाएगा, और पीपीटी बनेगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये टर्मिनल अल्काइन मौजूद था। और टर्मिनल अल्काइन थोड़ा से एसिडिक इन नेचर होते हैं, और ये लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत ही अच्छे टेस्ट के तौर पे हमें यूज़ किए जाते हैं। और इनको हम यूज़ करते हैं कि इथाइन और इथीन के अंदर चेक करने के लिए कि अगर हमारे पास इथीन या इथाइन इन दोनों में से कोई भी कंपाउंड मौजूद है तो हम उसका ये सिल्वर वाला टेस्ट, या फिर अगर इसका हम कॉपर वाला टेस्ट, ये मेटल वाला अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर अल्कीन मौजूद है या अल्काइन मौजूद है। ठीक है, तो अल्कीन और अल्काइन में ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी काम आता है। तो बस यहाँ तक ये आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर जो है ये पसंद आ रहे हैं तो हमें बताएं कि मैं आगे ऐसे ही लेक्चर्स आपके लिए बनाता रहूँ, और आपके लिए जो बुक रीडिंग है उसके लिए लेक्चर्स बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।